तो यूएसडी आईआर आज ऑलरेडी हाई पे है। ओके, एंड अपना मार्केट का रेजिलियंस इससे दिखता है कि डिस्पाइट यूएसडी आईआर बीइंग हाई, और लास्ट का अगर 1 घंटा मार्केट का या 2 घंटा भी हम देख लेंगे तो आई शो यू 15 मिनट चार्ट आल्सो। सो 15 मिनट चार्ट के हिसाब से यूएसडी आईएनआर इज स्टिल अप बट इंप्रूविंग। इफ यू सी दिस, इट इज इंप्रूविंग। नो अनदर रीजन, और एक रीजन जो है मार्केट का वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का भी मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ, जो इंडियन मार्केट्स का वही दिखा रहा हूँ। दिस इज नॉट इन यूएसडी। सो यहाँ पर भी इट इज गैप अप ओपन बट स्टिल स्टेबल एट हाई प्राइस। ओके, हाउ मच इज इट? उसका जो इमोशनल लेवल है $100 का है। सो अभी आईएनआर यूएसडी, सॉरी नॉट यूएसडी, क्रूड, व्हाट इज इट गोइंग ऑन? investing.com का हमेशा ट्रैक कर सकते हैं। investing.com का ऐप भी ओपन करके रखिए। इट इज शोइंग 2% अप इन लास्ट 1 डे। ओके, व्हिच मींस बोथ दीस थिंग्स, ये दोनों चीजें जो है निफ्टी को प्रेशराइज करेंगी। इसके बावजूद निफ्टी कैप डाउन होके ऊपर ओपन हुआ है। 250 पॉइंट्स कैप डाउन हुआ था ऑलमोस्ट, और अभी 80 पॉइंट्स डाउन ही दिखा रहा है, मतलब इंप्रूवमेंट आया है। तो ऐसे स्थिति में लास्ट नाइट आई वाज सिटिंग एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट कि गैप डाउन तो होने वाला है, लेकिन इस गैप डाउन की स्थिति में हमको क्या सेफ है जो पिक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अलग अलग इंडाइसेस जो है सबका एक लिस्ट बनाया। ईटीएफ, सॉरी इंडाइसेस है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक, देन गो फॉर ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, ये सारे सेक्टर्स में। अब इसमें एक मेथड होता है कि रिलेटिवली कौन, नीचे तो सब गिरने वाले हैं, तो रिलेटिवली कौन कम गिरेगा या कम गिरा है, इसके एनालिसिस के लिए एक मेथड है जिसको 52 वीक हाई से कंपेयर करके जाते हैं। 52 वीक हाई जो होता है वो इस साल का लो प्राइस और इस साल का हाई प्राइस, इस साल का हमारे लास्ट 365 डेज का लो और हाई प्राइस दिखाता है। तो निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 26,373 वाज द हाई फॉर लास्ट 1 ईयर, और 22,182 वाज द लो फॉर लास्ट 1 ईयर, 52 वीक्स। अब ये किस तारीख को हुआ था ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका यहाँ पर दिया गया है कि 5 जनवरी 2026 को ये हाई पे गया था। ये वाला जो हाई प्राइस है वो 5 जनवरी को आया था, और 30 मार्च को लो प्राइस आया था 22,182 जब गैप डाउन हुआ था। सो दीज टू थिंग्स आल्सो टेल अस समथिंग। अगर ये हाई की प्राइस पहले है तो ये अच्छी बात मानी जाती है, मतलब कि रिकवरी अभी अभी शुरू हुई है, वी कैन पिक दैट सेक्टर। एट द सेम टाइम जब 52 वीक हाई से नीचे गिरा है कोई भी स्टॉक या इंडेक्स या सेक्टर, तो इतना नीचे गिरा है वो हम देखते हैं, तो सबसे कम जो गिरा है वो स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो सबसे कम अगर आपको देखें यहाँ पर सबसे कम गिरा है या उसमें ज्यादा रिकवरी आई है वो है फार्मा सेक्टर। ओके, एनर्जी कमोडिटीज भी ठीक ही है, मिड कैप भी अच्छा है। ओके, ये यहाँ से हमको हिंट मिल रहा है। दूसरी तरफ राइस के साइड में अगर देखेंगे तो 52 वीक का लो टच करने के बाद कौन सबसे ज्यादा ऊपर उठा है, उसमें हमको दिख रहा है कि मेटल सबसे ज्यादा ऊपर है। ओके, और फार्मा भी कुछ बुरा नहीं है, 16% है, एनर्जी 20%। तो दोनों दिशाओं में अगर हमको कोई एक सेक्टर कंसिस्टेंट मिलता है तो वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। एट द सेम टाइम हाई बिफोर लो, इसलिए भी अगर देखें हम लोग तो पॉजिटिव वाले जो सेक्टर्स हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं। ठीक है, और यहाँ पर फार्मा इज नॉट वर्किंग। और ये तीनों पॉइंट्स के मैं रैंक निकालता हूँ, रैंक वाइज कौन अच्छा है कौन बुरा है, रैंक फॉर्मूला से निकालता हूँ। और पी यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि इंडाइसेस का पी नहीं होता है, इजीली अवेलेबल नहीं होता है, स्टॉक्स का पी मिल जाता है। लेकिन ये बाकी के 3 पॉइंट्स है, इनका प्रोडक्ट करके सबसे कम जहां पर स्कोर है उनको मैं फोकस करूंगा। अब ये कोई परफेक्ट एनालिसिस नहीं होता, इससे कोई एक स्टॉक आपको जादू से मिल जाएगा या कोई एक सेक्टर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके बैकग्राउंड से हम अब जाके चार्ट्स देखते हैं। तो जब मैंने चार्ट्स देखा तो निफ्टी के केस में हम बहुत ही डरे हुए हैं। सी इट इज अगेन 130 पॉइंट डाउन। क्यों डरे हुए हैं? बिकॉज निफ्टी अपने हाई से डाउन है। कितना डाउन है कोई बता सकता है? कोई चार्ट ओपन करके एनालिसिस करता है? नहीं करता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये किया करो, बिकॉज ये सारे टूल्स जो है ट्रेडिंग के वो आप जब यूज करोगे तभी आप उसका फायदा ले पाओगे। ये देखिए, ये टॉप से मैं एक एरो बनाता हूँ प्राइस रेंज वाला टूल यूज करके। ये 15% तक नीचे गिरा था जब ये लो बना था, और अभी की स्थिति में ये अबाउट 11% डाउन। अग्रीड? सबको समझ रहा है? ये निफ्टी अबाउट 11-12% डाउन फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। अब ऐसी स्थिति में बाकी के जो सेक्टर हमको हाईलाइट हुए थे जैसे फार्मा, लेट अस गो टू निफ्टी फार्मा एंड सी व्हाट इज हैपनिंग देयर। वहां पर भी इसी तरह का डर का माहौल है क्या? तो वहां का डे चार्ट हमको बता रहा है कि ये तो ऑल टाइम हाई को तोड़ते हुए जा रहा है। ओके, दिस इज ऑल टाइम हाई यहाँ पर था 23,950, इसको ब्रेक किया फिर रिटेस्ट किया, और आज की स्थिति में उससे भी तकरीबन तकरीबन 5% अप है उससे भी। तो ये क्या बता रहा है कि अगर निफ्टी में रिकवरी आई तो ये तो सेक्टर उससे भी ज्यादा परफॉर्म अच्छा करेगा। ये लॉजिक समझा हमने? अब दूसरा एक सेक्टर हमको हाईलाइट हुआ था मिड कैप। अब मिड कैप के बहुत सारे इंडाइसेस है, जो सेफेस्ट है वो मिड कैप 150। मिड कैप 150 इंडाइसेस ऐसा सर्च करेंगे तो आपको इंडेक्स मिल जाएगा। और दूसरा थोड़ा सा एग्रेसिव होता है जिसमें कम स्टॉक्स होंगे, वो होगा मिड कैप 100 है। और एक और एग्रेसिव है जिसको मिड कैप सिलेक्ट बोलते हैं, उसमें सिर्फ 25 स्टॉक्स हैं। ओके, अब इनके चार्ट देखते हैं। मिड कैप सिलेक्ट का चार्ट से शुरू करता हूँ। ये ऑल टाइम हाई पे नहीं है,
लेकिन ये ऑल टाइम हाई से केवल 3-4% डाउन, ठीक है। और हमने मिड कैप का एक इंडेक्स देखा था जो इससे थोड़ा सेफ होगा, ठीक है, इसमें 100 स्टॉक्स है, ये भी 62,000 जाकर 60,000 पर है, मतलब कि ये रफली ये भी 3% डाउन, ठीक है। अब हम मिड कैप 150 को देखते हैं, ये भी ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर चुका है और उसके बाद रफली 3% 4% डाउन। मतलब अगर निफ्टी में रिकवरी आई, अगर वॉर सिचुएशन में कुछ इंप्रूवमेंट आई, अगर यूएसडी आईएनआर इंप्रूव हुआ, अगर क्रूड इंप्रूव हुआ, तो ये सेक्टर जो ऑलरेडी परफॉर्मिंग है इसमें बहुत अच्छा जंप आएगा। ये दो लॉजिक से मैंने प्लान किया कि मैं फार्मा का ईटीएफ और मिड कैप का ईटीएफ में थोड़ा थोड़ा एंट्री ले लूंगा, और जैसे ये ऊपर जाता है, सिचुएशन इंप्रूव होती है, हम इसमें और एडिंग कर सकते हैं। तो ये लॉजिक से मैंने मिड कैप 150 विच इज सेफेस्ट विद इन मिड कैप इंडेक्सेस, ये सबसे सेफ है क्योंकि इसमें 150 स्टॉक्स का एक बास्केट आप खरीदते हैं, ठीक है। अगर आप मिड कैप का कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो वो अगर फोकस है तो उसमें 50 स्टॉक्स होंगे, उसमें ऑब्वियसली आप एग्रेसिव जा रहे हैं तो आपको थोड़ा रिस्क भी बढ़ेगा एंड रिटर्न भी बढ़ेगा। तो ऐसा अगर टाइम है तो वो भी रास्ता अच्छा है। अपने म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड के जो भी पोर्टफोलियो में मैनेज करता हूँ उनको मैंने पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से मिड कैप में ज्यादा फोकस करने के लिए कहा है, और उनको उसका इंप्रूवमेंट या परिणाम जो है अभी देखने को मिलेगा जब मार्केट रिकवर हुआ भी नहीं है, लेकिन मार्केट अभी मिड कैप को ही स्ट्रॉन्ग बता रहा है। सो निफ्टी में जो फॉल है या निफ्टी में जो डर है वो लिमिटेड है लार्ज कैप के एरिया में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी के जो और इंडेक्सेस है उसमें इतना प्रॉब्लम हमको नहीं दिखेगा, जैसे निफ्टी 500 हो गया, निफ्टी 200 हो गया, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। चेक करके अगर आपको कुछ उसमें फाइंडिंग्स मिले तो आप ग्रुप पे कम्युनिटी के हेल्प के लिए डाल सकते हो। तो दिस इज द लॉजिक भाई दीज टू। नाउ विद इन दीज टू जब हम स्क्रीनर डॉट इन पे एनालिसिस करते हैं, ओके लेट मी गो टू स्क्रीनर डॉट इन। स्क्रीनर डॉट इन का ये स्क्रीनर मैं आपको दिया हुआ है, अब भी इसको यूज, तो देयर आर टू स्क्रीनर्स, वन इज दिस अपॉर्चुनिटी, इसमें कुछ नहीं आया है। हाँ, अब स्क्रीनर में ये जो मैंने स्क्रीनर लगाया है, मार्केट कैप मोर देन 5,000, करंट प्राइस मोर देन 200, डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई, बिटवीन 60 and 20% डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई। ईपीएस 20, रिटर्न अच्छा है, रिटर्न इस वीक का अच्छा है, पे रेशो कम है, प्लेस परसेंटेज नहीं है, ये सारे फंडामेंटली गुड पॉइंट्स ढूंढकर अगर एक ही स्टॉक फिल्टर में आया है तो वो है कैप्लिन पॉइंट लैब, और वो स्टॉक कोइंसिडेंटली अगर मेरे ही सेक्टर में है, मतलब जो सेक्टर मैंने फिल्टर किया हुआ है फार्मा सेक्टर, तो उसी सेक्टर में है, तो इसका मतलब है कि मेरा एनालिसिस कहीं ना कहीं जाके कंफर्म हो रहा है, ओके। तो उस हिसाब से ये इंट्राडे वाला जो ट्रेड है मेरा वो उस हिसाब से है। आज मार्केट जब डाउन था तब कैप्ली पॉइंट का जो चार्ट है, लेट्स स्टार्ट विद द डे चार्ट फर्स्ट। तो कैप्ली पॉइंट का क्या परिस्थिति था डे चार्ट में, ये ऑलरेडी एक जंप ले चुका है बिकॉज दिस इज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली, ये 200 डे की लाइन को क्रॉस कर चुका है और अगले 2 दिन में ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, और प्रॉफिट बुकिंग के दिनों में अगर आप देखें तो वॉल्यूम कैंडल बहुत छोटा है, इसका मतलब कि बाइंग में बहुत स्ट्रेंथ है और प्रॉफिट बुकिंग में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। गिवन दैट ये इससे नीचे भी जा सकता है, ऐसा नहीं, यहाँ पर रिटेस्ट के लेवल तक भी आ सकता है 1885 वगैरह, बट इस बैकग्राउंड में अगर निफ्टी इंप्रूव हुआ है और फार्मा इंप्रूव ऑलरेडी है तो उसके अंदर एक स्टॉक जो है जो जिसको मैं पिक कर सकता हूँ वो ऐसे दिख रहा है। अब मैं 5 मिनट चार्ट में जाके देखूंगा कि इसको इंट्राडे में प्ले कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो ये एक जंप आया था, ओके। मेरा एग्जैक्ट एंट्री का टाइम मैं आपको ऑर्डर देख के बताता हूँ। कैप्ली पॉइंट बाय 1052, 1052 को क्या स्थिति थी, लेट मी आल्सो शो यू। ये है 1050, ये जंप आया 1050 पे और 1052 पे मैंने एंट्री ले ली। उसके बाद भी मेरी क्वांटिटी 100 थी, तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैंने, बिकॉज द क्वांटिटी वाज हाई, मैंने एक एग्जिट ऑर्डर भी दे दिया था जो कि 1980 का ही था, 50 क्वांटिटी। उससे क्या हुआ, 1980 जैसे ही टच हुआ यहाँ पर अगले 5-10 मिनट में एक एग्जिट मेरी आ गई, मेरा प्रॉफिट बुक हो गया 8 रुपीज इंटू 50 क्वांटिटी विच इज 400 रुपीज। तो इसमें 400 रुपीज का प्रॉफिट बुक हो गया है। अब बची हुई जो 50 क्वांटिटी है उसका मैंने एग्जिट का 25 क्वांटिटी का 1988 का एग्जिट दिया हुआ है, दिस इज द लिमिट ऑर्डर, ओके। बिकॉज एंड ऑफ द डे आई कैन कैरी द रिमेनिंग 25 का क्वांटिटी जो मैं स्विंग के लिए कैरी कर सकता हूँ। लेकिन स्टॉप लॉस भी मेरा जो पहले था वो था 1860, नाउ आई हैव चेंज्ड टू 1866, ओके। अगर 1866 का स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो यहाँ से 10 रुपए नीचे प्राइस गिरेगी, 50 की क्वांटिटी में 500 रुपए का प्रॉफिट होगा, मैं फिर भी 60-70 रुपया प्रॉफिट में रहूंगा जो कि मेरा ब्रोकरेज कवर कर जाएगा। सो दिस विल बी अ जीरो ट्रेड, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस ट्रेड, ओके। सो दिस इज, ये हमने ट्रेडिंग के चैप्टर में सीखा था जब हम कोर्स के स्ट्रक्चर में ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। रिडक्शन ऑफ रिस्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन टारगेटिंग प्रॉफिट पोटेंशियल, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस ट्रेड एंड दिस सेक्टर। सेम मैंने सन फार्मा के लिए भी किया क्योंकि फार्मा सेक्टर में सन फार्मा ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और फार्मा सेक्टर का दूसरा रीजन ये भी है बिकॉज यूएसडी आईएनआर गिर रहा है तो एक्सपोर्ट वाले जो सेक्टर्स है उनको फायदा होगा। आज अगर हम देखें तो आईटी भी ऊपर है, लेकिन मैं आईटी में टच नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आईटी इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज फार्मा। फंडामेंटली फार्मा स्ट्रॉन्ग है,
और रुपी के फॉल की वजह से फार्मा को और फायदा होता है, क्योंकि फार्मा में हमारा काफी सारा बिजनेस एक्सपोर्ट से आता है। तो रुपी जैसे गिरता है तो देश को नुकसान होता है, लेकिन फार्मा सेक्टर को फायदा होता है। ओके, सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड टुडेज लॉन्ग टर्म पिक्स एंड टुडेज इंटरडे ट्रेड्स। अब किसी का कोई सवाल है? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? जो मैंने बताया इसमें कोई किसी को कोई सवाल? वैसे अभी ये जो आईटी का जो ये अभी कुछ होल्ड करके रखे हुए, तो भी इसको क्या इसका आपको मतलब क्या कंटिन्यूटी भी आईटी विल टेक टाइम। आईटी का लॉन्ग टर्म में तो आपका लॉन्ग टर्म के बारे में पूछ रहे हो या इंट्राडे के पूछ रहे हो? नहीं, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म में आईटी इज गोइंग टू रिकवर। अगर अभी डे चार्ट में देखूं, इफ यू लुक एट डे चार्ट, इसमें ये जो हमको ये बहुत डरावना फॉल लग रहा है। इनफैक्ट अगर मैं परसेंटेज फिर से यहाँ पर भी निकाल लूं, मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज कितना है। इट्स वेरी स्केरी। प्राइस रेंज फ्रॉम ये हाई है 40% डाउन, लेकिन मैंने अराउंड दिस लेवल आई हैव स्टार्टेड रिकमेंडिंग कि इसको पिक किया जाए म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में भी। तो ये 40% का फॉल भले हमको दिख रहा है कि प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आईटी सेक्टर के लिए 40% फॉल ये अनरियलिस्टिक नहीं है। ये होता रहता है बिकॉज ये वोलेटाइल सेक्टर है, इसमें अलग अलग चढ़ाव आते रहते हैं। तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो ये काफी बड़ा फॉल था। अभी ये छोटा दिख रहा है, तो ये काफी बड़ा फॉल था। हिस्ट्री में फॉल के परसेंटेजेस कैलकुलेट करेंगे। अभी क्योंकि चार्ट ऊपर जा चुका है, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं हमको, लेकिन परसेंटेज ये भी 30-40% के फॉल्स थे। ओके, कोविड को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, बट इवन डिस्पाइट कोविड 40, ये फॉल कितना मैं आपको दिखाता हूँ। ये कब का है? 22 का है, Jan 22 से लेके दिस वाज 33% फॉल। बट उसके बाद जो जंप आया है, कितना रिटर्न दिया है देखिए, 75% रिटर्न दिया है। ओके, तो ये सेक्टर जो है आपको थोड़ा रिटर्न्स देगा, बट ये जब रिटर्न देगा तो थोड़ा पेशेंस में ये रिटर्न्स बहुत अच्छे देंगे। तब हमको प्रॉफिट बुकिंग करके और सेक्टर्स में थोड़ा थोड़ा फंड को मूव करना चाहिए। अगर म्यूचुअल फंड में है तो हमको बहुत हम क्रिटिकली डेट वगैरह नहीं ट्रैक कर सकते, बट मंथ वाइज भी अगर ट्रैक करेंगे तो इसमें चल जाएगा म्यूचुअल फंड में। और अगर आप ईटीएफ में हो, जैसे आईटीबीज है या जो मैंने फंड अपने लिए है, तो उसमें तो आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग लाइव मार्केट में भी कर सकते हो। दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा फंड फॉर मूविंग टू अदर सेक्टर्स। अब इसमें भी फार्मा में मैंने एक लिमिट ऑर्डर एसएल ऑर्डर डाला हुआ है 228 के ऊपर मैं और बाय करूंगा, ऐसे ऑर्डर मैंने डाला हुआ है। दिस इज कॉल्ड एसएल ऑर्डर में बाय सेल 228 से 229 के बीच में अगर प्राइस चली गई फार्मा की, तो वो कब होगा? अगर निफ्टी इज नॉट रिकवर्ड, निफ्टी फिर से गिर गया है 150 पॉइंट्स डाउन, लेकिन हमारी पोजीशन अभी भी स्ट्रांग बनी हुई है। व्हाई? बिकॉज वी हैव आइडेंटिफाइड दिस एज अ गुड सेक्टर लास्ट नाइट। मार्केट शुरू होने के बाद ये सब एनालिसिस करेंगे तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आइडियली स्विंग ट्रेडिंग का लॉजिक ये है कि आपको शाम का टाइम भी एनालिसिस में अगर मिलता है तो आप स्विंग ट्रेडिंग सीख के उसको इंप्लीमेंट मार्केट टाइम में करने के लिए आपको बस 2 मिनट चाहिए। इवन इफ यू आर वर्किंग इन ऑफिस, यू कैन जस्ट पुट योर बाय ऑर्डर, सेल ऑर्डर एंड फॉरगेट अबाउट इट। एनालिसिस जो आपका पूरा ऑफ मार्केट में हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग के। अगर आप इंट्राडे ऑप्शन वगैरह करते हो तो फिर आपको बहुत क्रिटिकली काम करना पड़ेगा। बट स्विंग ट्रेडिंग में तकरीबन हर ट्रेड का 10% या 5% या 15% ऐसा रिटर्न टारगेट करेंगे तो दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट। और जिन्होंने किया नहीं है पहले, उनको अगर और भी रिस्क फ्री होना है तो ईटीएफ्स आर द वे। ओके, जूनियर बीज नाम का एक आपको ईटीएफ दिखाता हूँ, वो भी मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ, स्पेशली टू पीपल हु आर नॉट सो एक्टिव बट दे वांट टू बिल्ड देयर पोर्टफोलियो थ्रू ईटीएफ्स। देखिए ये भी बहुत, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 है। ओके, निफ्टी नेक्स्ट 50 का मतलब है कि निफ्टी के 50 स्टॉक्स के बाद आने वाले जो नेक्स्ट 50 स्टॉक्स है वो है। इसका ऑल टाइम हाई से फॉल कितना है? अभी 11% है, और वो गया था एज बैड एज 27%। ठीक, तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इंस्टेड ऑफ निफ्टी यू कैन पिक दिस आल्सो, दिस इज नेक्स्ट निफ्टी, इसको जूनियर बीज नाम का एक ईटीएफ है। तो ये भी आप पिक कर सकते हो अगर आपको पोर्टफोलियो में कुछ बिल्डअप करना है। और म्यूचुअल फंड में आपके पोर्टफोलियो ऑलरेडी है तो वहाँ पे सेक्टरल एनालिसिस आप थोड़ा सा कर सकते हैं।